गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारी कविता है शेष। जो कविता है, ये धरती कितना देती है कि 3 पद आप अपने कल की कक्षा में पूर्ण कर लिए थे। आज हम कल की कक्षा से आगे बढ़ेंगे। कल जो कविता पढ़ी थी, उस कविता का सारांश ये था कि लेखक बचपन में एक पैसे रूपी बीज बोता है और मन में सोचता है कि इस पैसे से एक बहुत बड़ा पेड़ उगेगा और उस पेड़ पे बहुत सारे पैसे लगेंगे और उन पैसे को लेकर मैं एक बहुत बड़ा सेठ बन जाऊंगा। लेकिन होता है इसके विपरीत है कि ना तो वो पैसे से पेड़ लगता है ना फल आते हैं। तो लेखक कुछ समय के लिए गुस्सा होके भूमि को क्या देता है कि ये भूमि हमें कुछ नहीं देती है। लेकिन समय व्यतीत होता रहता है और लेखक जब बड़ा हो जाता है, तब एक दिन वो अपने घर के आंगन में घूम रहे होते हैं और उस कोने में जा कर के थोड़ा मिट्टी को सहलाते हैं। बरसात का मौसम था उस समय। लेखक अपनी अंगुली से मिट्टी को कुरेदते हैं और उसमें सेम का एक बीज बो देते हैं। लेखक उस बीज को बो देने के बाद में भूल जाते हैं कि मैंने कोई बीज बोया था। बरसात होती है, पेड़ निकलता है, पत्तियाँ आती है, फल उग जाते हैं। तब अचानक वापस लेखक उसे देखता है। किसे? जो सेम का बीज बोया था वो इतना बड़ा एक पेड़ जैसा बन गया। तो उसे देखकर बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ी खुशी होती है कि वो छोटा सा बीज इतनी बड़ी झाड़ी में बदल गया। और जब वो नज़दीक में जाकर देखता है तो उसके ऊपर बहुत सारे फूल, बहुत सारे फल, बहुत सारी पत्तियाँ। इन सारी चीज़ों को देख करके लेखक की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो इतना खुश होते हैं कि मानो उन्हें कोई संसार मिल गया हो नया। और जो फल, फूल, पत्तियाँ जो निकली हुई है, लेखक उनको देख देख कर नई नई कल्पनाएं करता है कि ये छाते के जैसी है, इसकी हथेलियाँ निकली हुई है, ये मानो तितली के जैसे उड़ने वाली है। इस तरह का एक कल्पना रूपी संसार उसके मन के अंदर पैदा हो जाता है और उस कल्पना रूपी संसार के अंदर लेखक बड़ा आनंद का अनुभव करता है। लेखक जब उस सेम की फलियों को देखकर जब आनंद का अनुभव करता है तो उसके मन के अंदर और बहुत कुछ चीज़ें होती है। वो चीज़ें क्या होती है, देखिएगा आप कि तब से उनको रहा देखता धीरे धीरे। जब लेखक उन सेम की फलियों की लता के पास गया तो वो निरंतर उनको देखता रहा। अनगिनत पत्तों से लद भर गई झाड़ियाँ। जिस झाड़ी को वो देख रहा था उसके अंदर अनगिनत पत्ते थे, अर्थात इतने पत्ते थे कि उन्हें गिन नहीं सकते थे। और उस पत्तों के अंदर कुछ उसे दिखाई दे रहा था। क्या दिखाई दे रहा था? कि हरे हरे टंग गए कई मखमली चंदो गए। अर्थात लेखक को उसके अंदर कुछ हरे हरे कुछ दिखाई देने लगे। हरे हरे क्या थे? कुछ तंतु थे, कुछ फलियाँ थी, ये सब चीज़ें। बेले फैल गई बलखा आंगन में लहरा और सहारा लेकर बाड़े का। सेम की जो फली थी वो पूरे आंगन में फैल गई। एक बहुत बड़ी कोई चीज़ लगाई थी उसके ऊपर फैल गई और सहारा लेकर एक बाड़े के ऊपर तक पहुंच गई वो। और जब उस सेम की फलियों के अंदर इतना विकास हो गया तो उसके अंदर फूल लगे और फूलों के अंदर कुछ दिखने लगा उसे। क्या? हरे हरे सो झरने फूट पड़े ऊपर को। मैं अवाक रह गया कैसे, मैं अवाक रह गया वंश कैसे बढ़ता है। उस सेम की लता के ऊपर बहुत सारे फूल लगे और फूलों से फल निकले। जो फल निकले तो लेखक को लगा कि मानो एक बहुत बड़ा झरना फूट उठा हो। झरने की तुलना क्यों की? कि जब झरना एकदम बहता है तो जल राशि अथाह होती है, निरंतर जल बहता रहता है। उसी तरह से इस सेम की बेल के ऊपर अनगिनत फलियाँ थी सेम की। उसे देखकर उसे ऐसा लगा
कि मानो सेम की फलियों का झरना बह रहा हो इसके ऊपर। और वो आश्चर्यचकित रह गया, अवाक का अर्थ होता आश्चर्यचकित रह गया कि एक सेम के बीज से इतना बड़ा संसार, इतना बड़ा फलियों का संसार कैसे बनता है। झुंड झुंड झिलमिल झिलमिल कचपचिया तारों सी, वो फलियाँ कैसी लग रही थी, झुंड झुंड झिलमिल कर, बड़े बड़े झुंड, 4-5 फलियाँ एक साथ थी, लटक रही थी झुंड के अंदर, और झिलमिल, हिलना, कभी इधर हिलती कभी इधर हिलती, इस तरह का हिलना जो है वो झिलमिल कहलाता है। और कचपचिया तारों सी, कचपचिया तारे कहते हैं कि थोड़ा हटा थोड़ा नहीं हटा, अर्थात ये तारों के समान जो हमें दिखाई दे रही थी। आह कितनी फलियाँ फूटी जाड़ों भर खाई, उस सेम की लता के ऊपर जो फलियाँ आई थी वो पूरी सर्दियाँ खाई हमने। कितनी सारी फलियाँ, कितनी सारी फलियाँ। और लेखक उन फलियों को देखकर बड़ा खुश हुआ कि इतनी सारी फलियाँ और इतनी सारी फलियाँ, इसी चीज़ से लेखक को आनंद का अनुभव होने लगा। और जब लेखक को यह आनंद का अनुभव होने लगा तो वो सोचने लगा कि धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को, कि ये धरती कितना सारा देती है। मैंने तो एक बीज बोया था सेम का और इसने मुझे इतनी सारी सेम की फलियाँ दे दी। कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को, अर्थात धरती हमारी माँ है तो हम धरती के पुत्र हैं। तो धरती कभी भी अपने पुत्रों का भरण पोषण करना नहीं भूलती है। तो ये धरती ने हमें पुत्र मानकर कितना दिया, अनगिनत दिया। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को बचपन में, छी स्वार्थ लोग बस पैसे बोकर। अब लेखक को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने बचपन में एक गलती की थी, नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को। उसके किसके महत्व को? धरती के महत्व को। कब समझ नहीं पाया था? बचपन में, जब लेखक ने स्वार्थ के वशीभूत होकर के एक पैसा रूपी बीज बोया था और सोचा था इसके ऊपर पैसे लगेंगे और पैसों से मैं मोटा सेठ बनूंगा। यही उस लेखक का बचपन में स्वार्थ था। लेकिन जब लेखक ने सेम का बीज बोया तो लेखक के मन के अंदर कोई स्वार्थ नहीं था। सहज भाव से बीज बोया और उसे बहुत अच्छा फल मिला। रत्न प्रस्विनी है वसुधा, अब समझ सका हूँ मैं। रत्न प्रस्विनी, प्रस्विनी का अर्थ होता है उत्पन्न करने वाली, देने वाली। वसुधा यानी भूमि, ये भूमि हमें रत्न देती है। रत्न क्या है? हमें इस धरती से जो कुछ भी मिलता है खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, उसे भी रत्न है। रत्न इसलिए है कि भूमि के अलावा वो कहीं से मिल नहीं सकता हमें। हम कहीं कारखानों में नहीं बना सकते उन चीज़ों के, जब तक कि उसका मूल तत्व भूमि से हमें नहीं मिलेगा। और इन सब अच्छी चीज़ों को लेने के लिए हमें क्या करना होगा? इसमें, इस भूमि के अंदर सच्ची समता के दाने बोने हैं, सच्चे प्रेम के दाने हमें बोने होंगे। और इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं। जन की क्षमता, जन का सामर्थ्य, जन की मेहनत, लोगों की मेहनत से इसमें दाने बोने होंगे। और हमें समानता से दाने बोने होंगे, बिना किसी भेदभाव के रहित दानों को बोना होगा। इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं। हमें इसमें जो दाने बोने हैं वो कैसे बोने हैं? मानव की ममता के दाने बोने हैं। ममता किसे कहते हैं? जिसके अंदर हमें प्रेम ही प्रेम हो। हमें भूमि को अपनी माँ मानकर और उसे अपना पुत्र मानकर इसकी सेवा करनी है। इससे हम यदि इस अभिलाषा से कुछ मांगेंगे तो भूमि हमें बहुत देगी। और जब हम सच्ची समता, जन की क्षमता और मानव ममता के दाने बोएंगे, फिर उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें। जब हम इन सच भावनाओं से इसमें कुछ बोएंगे तो जिससे इसके अंदर ऐसी ही फसलें उगलेगी, ऐसी ही फसलें निकलेगी हमारी सेवा के लिए, हमारी शुश्रूषा के लिए। और इससे क्या होगा? मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं। और इसी मानवता से, इस अच्छे कर्म से किए हुए फल से सारी दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाएं खुशी से हंसे।
खुशी से हंसने का तात्पर्य है कि चारों दिशाओं में बहुत अच्छी अच्छी फसलें हो, लोग उस अन्न को खाए, अपना भरण पोषण करे और सुख से रहे। लेखक यह चाहता है। और लेखक अंतिम में कहते हैं कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। हम यदि इसमें बिना स्वार्थ रहित कुछ बोएंगे तो भूमि भी हमें बिना कुछ स्वार्थ रहित कुछ देगी, और हम यदि भूमि में स्वार्थ के सहित कुछ बोएंगे तो फिर भूमि हमें स्वार्थ के वशीभूत होकर कुछ भी नहीं देगी, जैसा मेरे साथ हुआ। तो लेखक ने अपनी एक गलती से जीवन में ये कुछ सीखा कि ये धरती हमें बहुत कुछ देती है, जितना हम चाहते हैं, जितना हम मांगते हैं उससे भी अधिक देती है। इसलिए हमें इस धरती का सम्मान करना चाहिए और इस धरती को माँ मानकर इसकी सेवा शुश्रूषा करते रहना चाहिए। आप देखोगे इसमें कि लेखक ने बचपन में एक पैसा बोया, लोभ के वशीभूत होकर, स्वार्थ के वशीभूत होकर सोचा पैसे लगेंगे पेट के ऊपर, पर मैं बहुत बड़ा सेठ बन जाऊंगा। लेकिन न पैसे लगे न पेड़ उगा। लेकिन जब बिना स्वार्थ रहित होकर लेखक ने एक छोटा सा बीज बोया तो उस बीज से इतने फल मिले कि लेखक ने पूरी सर्दी से उनकी फलियां खाई। तो बच्चों, हमें भी जीवन में अपनी धरती माँ का बिना किसी स्वार्थ रहित होकर क्या करना है, सेवा करनी है। हमें इस धरती के ऊपर पेड़ लगाने हैं, धरती के अंदर गंदी चीज़ें नहीं डालनी है, पर्यावरण का सुधार करना है। क्यों? कि धरती हमारी माँ है और हम इसके पुत्र हैं। यदि हम इसकी सेवा नहीं करेंगे, हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। तो हमें भी ऐसा नहीं करना कि हमें भी बचपन में की हुई गलती का एहसास हमें एक बड़ी अवस्था में हो। अतः हमें अभी से और आज से ही धरती को अपनी माँ मानकर इसकी सेवा करनी है। सेवा करने के अनेक प्रकार है। पेड़ लगाइए, गंदगी ना फैलाए, स्वच्छ रखें। तो हम इस नियम का पालन करेंगे अपने जीवन में और धरती को स्वच्छ बनाने का प्रयास करेंगे।